So hello everyone, how are you all? Once again, welcome in the class of physics by Saurabh Singh. And beta, we are going through with Newton's laws of motion, and in Newton's laws of motion आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। तो आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो ज़रा सा हम चेक करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फ्रिक्शन। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है भाई, फ्रिक्शन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो समझ लेते हैं। टिल नाउ, अभी तक बेटा हमने अब तक हमने जो चीज़ पढ़ी है वो हमने पढ़ रखा है कि फोर्सेस क्या होते हैं और किस टाइप के फोर्सेस होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी फोर्सेस में, हमने पढ़ा था एंड हमने पढ़े लॉज ऑफ मोशन, 3 चीज़ें। फिर हमने स्प्रिंग फोर्स अलग से पढ़ा, हमने नॉर्मल रिएक्शन अलग से पढ़ा, फिर हमने थोड़ा सा स्यूडो फोर्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में देखा था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हमारे सिलेबस में नहीं है, बस एक सिंपल सा इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताया है काल्पनिक फोर्स लगता है वह जब लिफ्ट के केसेस में हम देखते हैं और बाकी सारी जगहों में। तो मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी कराया है, हालांकि कुछ होता नहीं है, सिंपल चीज़ है। या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। अब देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, ये देखिए एक फैमिली है, उनकी कार खराब हो गई, वो धक्का लगा रहे हैं। तो धक्का लगा रहे हैं तो कार मूव कर रही है। धक्का ताकत क्यों लग रही है, क्योंकि टायर्स के बीच में यहाँ पर क्या है, कोई फ्रिक्शन है। ये स्लिप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके शूज़ के बीच में भी फ्लोर के साथ में क्या है, कोई चीज़ रोक के रखी है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। तो बेसिक डेफिनेशन होती है बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एनी टू बॉडीज। इट इज अ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव motion between two bodies। तो दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करता है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रिक्शन कहते हैं। आज थोड़ा सा आपको थ्योरी मिलेगी इस चैप्टर में, तो कोई इशू नहीं है, आप थ्योरी पढ़िएगा, इनिशियल है, फिर इसके लेक्चर्स और वीडियोस आगे आएंगे, देखते हैं। नेक्स्ट वही लिखा हुआ है। तो एन अपोजिंग फोर्स, आज थोड़ी स्लाइड इधर हो गई है, फोर्स टू एन आउटसाइड फोर्स दैट ट्राइज टू मूव अ बॉडी सरफेस पास्ट। ठीक है, वो दिया है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मोशन। तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। ये देखते हैं, ये देखिए एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस है, कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर ये कोई एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ये डायरेक्शन है फोर्स का, अप्लाइंग फोर्स का। और F अप्लाइड है कितना, तो आंसर आया F अप्लाइड है इसमें m इंटू ए इज द एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इन दोनों बॉडीज के सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के इधर लगेगा F फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये लगेगा। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कैसे निकाला जा सकता है, हालांकि अभी आगे देखते हैं। तो ये कोई ब्लॉक है, लग कैसे रहा है पहले वो देखते हैं। तो इस ब्लॉक का मास m है और अप्लाइड फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, ध्यान रखिएगा, हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल लगता है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा आपको। तो ये दिया हुआ है हमको, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, आप इसको बांध के खींच रहे हैं। तो इधर तो शेयर रिएक्शन फोर्स है और इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो वहाँ देखते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए, अगर फ्रिक्शन को हम देखें तो बेसिकली अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फ्रिक्शन की, तो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो यहाँ पर लग रहा है, और इसको हम कहते हैं सेल्फ एडजेसेंट फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेल्फ
सॉरी, एडजेसेंट फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये सेल्फ एडजस्टेंट होता है, खुद से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। देखेंगे कैसे सारी चीज़ें करता है। अब ये फ्रिक्शन लगता क्यों है, वाई, जो अभी शब्द आया था पीछे वाई, वो देखें। तो इस वाई को समझने के लिए दो थ्योरीज हैं। एक है ओल्ड व्यू, एक क्या है हमारे पास में, ओल्ड व्यू है, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास में, मॉडर्न व्यू है। तो ओल्ड व्यू को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये बॉडी इस तरीके से चल रही है तो ओल्ड व्यू के हिसाब से क्या होता है कि ये देखिए, इस बॉडी को देखिए, तो इसके ये हो गए कुछ एक पोर्शंस इस तरीके से इसमें हैं, और नीचे वाली बॉडी में कुछ इस तरीके से हैं। जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर चलेंगी, इस तरीके सिचुएशन थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, इंटरलॉकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग इसके बीच में एक फोर्स जनरेट होगा, और उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि फ्रिक्शन डेवलप कर जाता है। ये तब होता है जब रफ सरफेस की बात करते हैं। जैसे देखिए टिप में ये पोर्शन आ गया और ये छोटे छोटे स्लॉट्स बन गए जहाँ पर ये एब्जॉर्ब्ड होकर बन जाता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ आई है जिसको हम लोग समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, बेसिक सी बात है। तो क्या होता है कि अगर एक बॉडी इस तरीके से ऊपर वाली बॉडी कर रही है और नीचे वाली बॉडी, मान लीजिए नीचे वाली बॉडी इस तरीके से कर रही है, तो ये कुछ एक जगह पर यहाँ पर इंटरलॉक हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, इंटरलॉक। तो इंटरलॉकिंग ही इस मेन चीज़ है इसमें। क्या है भाई, इंटरलॉकिंग, ठीक है। जैसे देखिए इसका दूसरा एग्जांपल, मेरी हाथ को देखिए, यहाँ पर अप है, यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर अप है, यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर अप है, डाउन है, और दूसरे हाथ को, और मैं इसको फिक्स कर दूँ तो ये क्या हो गया, इंटरलॉक हो गए। अब इनको मूव करने में थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई एक फोर्स लग रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये तो ओल्ड व्यू था। मॉडर्न व्यू देखते हैं। अगर मॉडर्न व्यू में हम जाएँ तो मॉडर्न व्यू में क्या होगा, ये दिया हुआ है इन्होंने कि एफर्ट फोर्स इधर है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो दूसरा व्यू देखते हैं जिसको मॉडर्न व्यू, अगर इसी को मैं मॉडर्न में कन्वर्ट करूं, क्या बात करें हम लोग, मॉडर्न व्यू देखें। देखिए भाई क्या होता है मॉडर्न व्यू में। तो मॉडर्न व्यू में क्या होता है बेटा, इसमें इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर जाता है। क्या अट्रैक्ट कर जाता है यहाँ पर, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लीजिए ये एक था, यहाँ पर कोई एक एटम है और मैंने कोई एक ये दूसरी बॉडी ले ली जिसके साथ में क्या कंडीशन है, ये मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एटम्स हैं, ये दोनों क्या हैं, एटम्स हैं, और ये एटम्स यहाँ पर हो गया या यहाँ पर हो गया या इस जगह पर हो गए, ये इस तरीके से क्या करेंगे, इन जगहों पर इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा, इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या करते हैं, ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस एक दूसरे को रोकेंगे, होल्ड करेंगे, और जिसके खातिर से एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर जाएगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा क्या हो गया, मॉडर्न व्यू हो गया। ये कौन सा व्यू हो गया, मॉडर्न व्यू हो गया, जिसको हम आजकल यूज करते हैं। ये कहाँ पर यूज होता है, जब टो बॉडी एक्स्ट्रा पॉलिश हो, क्या हो, एक्स्ट्रा स्मूथ हो, ठीक है भाई। तो दो बॉडीज कैसी हो, एक्स्ट्रा स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो, उन जगहों पर ये इंटर एटॉमिक वाला कंडीशन निकल के आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में। देन आफ्टर दैट यहाँ पर आ गया कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए मैंने कहा था, तो एक हमारे पास में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा है हमारे पास में, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ कि मेरे पास में कोई एक ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक यहाँ पर नीचे इस तरीके से रखी हुई है, इस सरफेस पे रखी हुई है इस तरीके से। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब देखिए होता क्या है, आपने इस बॉडी के ऊपर, यहाँ पर मैं हूँ और मैं इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, F इस डायरेक्शन में है।
बट ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पे है। तो मैंने जब फोर्स 1 न्यूटन का लगाया तब भी कोई मोशन नहीं हुआ, मैंने फोर्स 100 न्यूटन का लगाया तब भी कोई नहीं हुआ, मतलब दोनों ही सिचुएशन पे बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे है। तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो मेरे अप्लाइड फोर्स से उल्टे डायरेक्शन में लग रही होगी, और वो जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके अपोजिट लग रही, उतना ही अपोजिट लग रही होगी। तो हुआ क्या, इस कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हुआ ये कि इस बॉडी में अप्लाइड फोर्स से उल्टे डायरेक्शन में क्या था, अप्लाइड था, तो इधर क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स हुआ, स्टैटिक। कौन सा हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो इफ F applied is 1 Newton, then Fs friction is also how much, 1 Newton. और if F applied कितना हो गया भाई, 100 न्यूटन, then F static is also what, 100 न्यूटन। मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया है ये कैसा फ्रिक्शन हो गया, ये सेल्फ एडजस्टिंग हो गया। एडजस्ट करने लगा, आप फोर्स लगा रहे हैं और ये बहुत भारी बॉडी है, तो ये कंडीशन आती है। तो पाया ये गया कि यहाँ पर जो फोर्स है, जो F है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नॉर्मल रिएक्शन के, और फिर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया गया तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, n, और यहाँ पर एक छोटा सा s लग गया। s मतलब क्या है, स्टैटिक। अब इस बॉडी का वेट कहाँ लगेगा भाई, नीचे mg, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर n। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन की। ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पाएंगे, हम आगे देखेंगे। ऐसे कोई बॉडी स्लाइड कर गई, अब क्या हुआ, दूसरा केस, यही बॉडी थी, यही ब्लॉक था, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, सपोज कर लीजिए आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया 1000 न्यूटन का, हो सकता है पॉसिबल हो, तो आपने यहाँ पर F लगाया, और कौन सा है, F अप्लाइड, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 1000 न्यूटन, और ये बॉडी क्या हो गई, मूव कर गई। अब क्या कर गई, ये मूव कर गई। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लग रहा है, अभी भी इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है बेटा, अभी भी इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। तो अभी भी इस बॉडी में फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो फ्रिक्शन लग रहा है F काइनेटिक है। ये क्या है, काइनेटिक, क्योंकि बॉडी क्या कर गई, मूव कर गई है। और ये भी F काइनेटिक जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, n के होगा, नॉर्मल रिएक्शन के। लेकिन अब जो F काइनेटिक में जो कोफिशिएंट लगेगा वो क्या लगेगा, म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, k इंटू व्हाट, n, एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है भाई, तो ये दो चीज़ें आई हमारे पास में, बट दोनों ही केसेस में हमने क्या देखा, नॉर्मल रिएक्शन के वो प्रोपोर्शन निकल के आता है। उन्होंने काइनेटिक फ्रिक्शन का एक एग्जांपल दिया है, ये तो हो गया स्टैटिक का, कि देखिए ध्यान से, ये एक जार है और आप उसको खोल नहीं पा रहे हैं। मतलब मेरे पास में सब, कभी कभी आप लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, गोल होता है, उसको खोलते हैं लेकिन नहीं खुलता, आप और फोर्स लगाते तब भी नहीं खुलता, और फोर्स लगाएं तब भी नहीं खुलता। मतलब जितना फोर्स लगा रहे हैं उसके डायरेक्शन, आपने फोर्स का डायरेक्शन ये लगाया तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो गया, जिस हाथ में मेरे पेन है फ्रिक्शन का ये हो गया तो फोर्स का ये हो गया, अपोजिट लग जाता है। ऐसे ही एक फुटबॉलर है, वो खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉल रोल कर रही है, तो ये कंडीशन हो गई, बेसबॉल का प्लेयर हो गया, सारी चीज़ें दे दी। तो काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंपल सी बात ये हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में स्टैटिक का डायरेक्शन जो आया वो क्या हो गया, अपोजिट है, क्या है, और यही कंडीशन किस में आती है, काइनेटिक में भी आती है, कि के दोनों में ही डायरेक्शंस कैसे निकल के आते हैं, अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू द व्हाट, मोशन। तो यहाँ थोड़ा सा लिखा है। अब इन्होंने पूछा कुछ फैक्टर्स ऐसे बताइए जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, तो पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट।
अगर क्या कंडीशन आया, ये कोई एक बॉडी थी, मतलब सरफेस थी, और इसके ऊपर ये कोई एक बॉडी है इस तरीके से, तो ये जो नेचर है, इस सरफेस का नेचर है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन के लिए। दूसरी चीज, रफ सरफेस मींस ग्रेटर फ्रिक्शन। अभी मैंने बताया रफ सरफेस के अंदर क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर इंटरलॉकिंग होगी। क्या होगी, इंटरलॉकिंग होगी, जिसके खातिर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, और इंटरलॉकिंग खातिर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। और स्मूथ सरफेसेस मींस व्हाट, लेस फ्रिक्शन। लेकिन एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस हुआ तो क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। क्योंकि एक्स्ट्रा स्मूथ में क्या हो जाता है, मॉडर्न व्यू के हिसाब से इंटरएटॉमिक बढ़ जाता है, लेकिन स्मूथ है तो चलेगा। फिर क्या है, द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी देखेंगे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग कोफिशिएंट होता है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर इस बॉडी का एरिया था 10 मीटर स्क्वायर, तो इस पर अगर फ्रिक्शन लग रहा था 10 न्यूटन का, तो हो सकता है यहाँ पर कोई दूसरी बॉडी ले लें आप, ठीक है, मतलब वही सेम सरफेस ले लें आप, मान लीजिए सेम सी ही सरफेस है आपके पास में, सेम सिस्टम है, सेम कॉन्टैक्ट है, और बट बॉडी का एरिया बड़ा कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 20 मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल बी व्हाट, सेम। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके ऊपर कभी भी फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया। डज नॉट, यहाँ क्या सब लिखेंगे हम लोग, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया इन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के एरिया के ऊपर ये बिल्कुल कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। आगे देखते हैं भाई क्या आता है। अब ये दिया हुआ है कि रियलिटी ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर आप इतनी चीज़ें देखिए, यहाँ पर बहुत छोटा सा एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर क्या है भी, तो इस कंडीशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ ज़्यादा बड़ा एरिया है, यहाँ पर कम बड़ा एरिया है, तो कंडीशन हो चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन है और यहाँ पर कम फ्रिक्शन है, क्योंकि ये स्केटिंग कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, लेस है। इस केस में क्या हो गया, इसमें फ्रिक्शन इज लेस, और इस केस में क्या है, फ्रिक्शन इज मोर। तो फ्रिक्शन इज मोर, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेसिकली इन एग्जाम्पल्स में ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, एरिया के ऊपर नहीं करता है। अभी मैंने भी बताया आपको कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ड्राई आइस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन इतना होता है, काइनेटिक इतना होता है। ठीक है, तो ड्राई के लिए ये हो गया, तो ये एक फ्लो चार्ट है। ड्राई के लिए ये हो गया दोनों वैल्यूज़ का, वेट के लिए ये हो गया, वुड के लिए ये हो गया, वुड ऑन वेट स्नो ये हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ये कहीं से उठाई हुई वैल्यूज़ हैं, ये है। नाउ फैक्टर्स ये हम कर चुके हैं। फिर दूसरा चीज़ क्या है, अब क्या इंपॉर्टेंट आया, जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं वो होता है पहला नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो दैट इज फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। ठीक है, और इट एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये आप देख चुके हो कि अगर ये कोई एक बॉडी है इस सरफेस के ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता है, हम पढ़ चुके हैं पीछे फोर्स में कि इट इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी, एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस। 90 डिग्री के एंगल पे ये लगता है। ठीक है, 90 डिग्री पे अपवर्ड, अपोजिट टू द वेट। वेट कहाँ लग रहा होगा इसका, mg, नीचे के साइड में ये अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है। इस केस में देखिए, पहला वाला स्लाइड, नॉर्मल रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर,
नॉर्मल, थोड़ा सा स्लाइड कट रहा है तो नॉर्मल फोर्सेस। देखिए तो यहाँ देखें हम, ये ब्लॉक था हमारे पास में, इसका वेट कहाँ लग रहा है, mg नीचे की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, n इज इक्वल टू हाउ मच, mg, n इज इक्वल टू हाउ मच, mg। जैसे लास्ट वाला देखते हैं, तो लास्ट वाला उन्होंने इस तरीके से हमको एक डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर ब्लॉक FBD आनी चाहिए आपको, बेसिकली क्या आनी चाहिए, वही FBD। तो देखिए इसका मास कहाँ लगेगा, नीचे mg लगेगा, ठीक है। और इस पे क्या कंडीशन हो रही है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप FBD में पढ़ चुके हो कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, n यहाँ लगेगा। तो एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा। FBD पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो दोनों में क्या हो गया, इसमें n इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, mg cos थीटा हो गया। नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से इसमें भी दी हुई है। तो mg cos थीटा ये दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज w, w इज इक्वल टू हाउ मच, mg, w इज इक्वल टू हाउ मच हेयर, तो w इज इक्वल टू हाउ मच, आंसर इट इज व्हाट, mg, ठीक है। तो ये आया। तो अब कुछ और दिया हुआ है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल सी बात मैंने आपको बताया अभी कि F इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n। अगर n मास ज़्यादा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये F K लिख लीजिए, Fr लिख लीजिए, जो भी हो। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, ठीक है। कैसे क्या काम करता है ये, फिर फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज मूविंग, ठीक है, ये हो गया। फिर फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज जनरली ग्रेटर देन व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ध्यान रखना F स्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, F काइनेटिक। अब वो बॉडी मूव क्यों करती है, क्योंकि बीच, इन दोनों के बीच में एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं F लिमिटिंग। क्या कहते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी डिटेल में आएंगे सारी चीज़ें, क्या जाती है हमारे पास में, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो ये देखिए शूज़ के बीच में लगता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये देखिए डिफरेंट शूज़ में हम सोल्स होते हैं, स्पाइक्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो नाउ वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल बेटा फ्रिक्शन। तो आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखा, अब हम देखेंगे कैसे कैसे फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी ईबल है, कैसे एडवांटेज और कैसे हमारे इसके क्या है डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।